नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं और यही वजह है कि देश के शीर्ष नेतृत्व वाले राजनेता छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीते दिनों आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की, दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व वाले राजनेता, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें या भगवंत मान की बात करें और या फिर बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सभीयों ने इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश का रुख किया और सभी ने भूपेश बघेल सरकार के ऊपर घोटालों का बड़ा बड़ा आरोप लगाया। और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जियाउद्दीन खान, जो कि एक शिक्षक हैं, पत्रकार हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं गणेश यादव जी, जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कौशल जी, जो कि एडवोकेट हैं, मुंगेली जिला से बिलोंग करते हैं। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है जियाउद्दीन खान सर से। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब दिग्गजों का दौरा शुरू हो गया है। इस दौरान सभीयों ने छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर घोटालों का आरोप लगाया है। घोटालों की सरकार, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा। ये तो उनका क्या कहना चाहिए, रटा रुटाया शब्द है सर। 14 में भी जब आए थे केंद्र में, तो घोटाले ही के कारण तो देश में आए थे। इतने बड़े घोटाले थे कि देश के पूरे पैसे विदेश में रखे हुए थे और विदेश के पैसे देश में लाने की कमिटमेंट लेकर आए थे। उसके बाद फिर वो आज उतने दोबारा वो बात नहीं उठी। अब छत्तीसगढ़ में कदम रखे हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, तो निश्चित है कि घोटाले और आरोप और सारी चीजें रहेंगी। ये चुनाव तक रहेंगी। चुनाव के बाद फिर क्या होगा, अंजाम देखा जाए। हमारे साथ गणेश यादव जी उपस्थित हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, घोटालों की सरकार की बात करें, सीबीआई और ईडी की छापों की बात करें, तो इस पर आपकी क्या राय है? नमस्कार सबको। सर जी, आप देखिए, मोदी जी दिल्ली से सौम्या चौरसिया जैसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए अपना ईडी सीबीआई जैसे संस्था को भेज सकते हैं, ठीक है। इसके पहले क्यों नहीं भेजे? नान घोटाला हुआ तो उसमें खाद्य मंत्री जी लोगों का नाम आ रहा था, उनके पहले अधिकारी बस इसमें शामिल होंगे क्या? उसमें तो मंत्री महोदय लोगों का भी नाम आना चाहिए। भाई, मंत्री के बोले होंगे तभी तो लोग अपने कलम में साइन किए होंगे। उनके ऊपर जांच क्यों नहीं करवाएं? इसके पहले नान घोटाला का काम हुआ, कोयला घोटाला हुआ, ऐसे बहुत सारे घोटाले हुए हैं। तो उस समय बीजेपी का शासन था, मोदी जी भी थे केंद्र में, कार्रवाई कर सकते थे। अभी आपका कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस के शासन में भी भूपेश बघेल जी बोले कि हम सत्ता में आएंगे तो नान घोटाला और बड़े बड़े जो कांड हुए, नक्सलाइट कांड हुए और कई ठो कांड, सबको हम जेल में डालेंगे, 2 नंबर वाले को जेल में डालेंगे। तो न तो भूपेश बघेल उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, न तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं काम। मतलब दोनों मिले हुए हैं सर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे देश में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां एक हो चली हैं, क्या वैसे ही राज्य में विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस को हराने के लिए एक होने की आवश्यकता है? ये उनका भूल है। जैसे रमन सिंह जी मोबाइल बांट के वो समझे थे कि मोबाइल दे दूंगा तो सब तरफ मेरा ही हाहाकार मचेगा, मैं ही जीतूंगा, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। वैसे ही भूपेश बघेल जी भी सोच रहे हैं कि सभी मैं ही हूँ, तो यहाँ पे उनको नुकसान होगा सर। जब तक क्या हो, सभी पार्टी को, सभी लोगों को साथ में लेके नहीं चलेंगे तो उनका नुकसान 100% है। राकेश कौशल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, महंगाई को लेकर मेरा आपसे सवाल है। इस बार का जो चुनाव है वह कितना महंगा और कितना सस्ता देखा जाएगा? कितना महंगा होगा? महंगाई की मार कितनी पड़ रही है वर्तमान समय में? बेरोजगारी, महंगाई और अ, ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि युवाओं की संख्या हमारे देश में, राज्य में सबसे ज़्यादा है। उसी प्रकार तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और महंगाई, ऊपर से महंगाई, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से अन्य जो सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान रोजगार, वो सुविधा भी बढ़ना चाहिए। ये है, परंतु गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट पूरी तरीके से इस पर फेल हुई है। वकील साहब, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे,
जिस प्रकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के बारे में देखा गया है कि बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर वे कुछ नहीं बोलते, जैसे अगर मणिपुर हादसों की बात करें, रेल हादसों की बात करें और तमाम प्रकार के, जैसे अभी पहलवानों का जो आंदोलन था, इन सभी बड़े मुद्दों के ऊपर बात नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें बीते दिनों जब वो छत्तीसगढ़ के दौरे में थे, तो इस दौरान उनकी रैली के दौरान बिलासपुर में एक हादसा हुआ, उनके कार्यकर्ता जिसमें मारे गए, उन कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देते हुए वे देखे गए। तो इस विषय में मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, भारत देश में संवैधानिक दृष्टिकोण से 9 धर्म हैं और उसके बाद आ जाइए कि धर्मों में भी जातियां हैं। करीब 6743 जातियां इस भारत देश के अंदर में हैं और उसके अलावा कई भाषाएं हैं, कई बोली हैं और सभी लोगों का एक अलग अलग परंपरागत जो उनका वंशानुक्रम क्रम जो चलते आ रहा है, पीढ़ी से अलग अलग नियम है। दूसरी बात आपसे यह भी हम जानना चाहेंगे, चाहे वो CAA की बात करें, NRC की बात करें, इन प्रकार के जो कानून हैं उनको लागू करने के उनके द्वारा कोशिश की जाती हैं और बाद में उन कानूनों को वापस भी लिया जाता है। इस दौरान अभी करंट में UCC की बातें कही जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें कही जा रही हैं। इस विषय में आप प्रकाश डालें। नियम है उसके हिसाब से चलता है। जैसे मणिपुर, मिजोरम, इधर आप जाएंगे तो ट्राइबल्स हैं, उनका एक विशेष उनका संस्कृति है, वो संस्कृति से अलग आप नहीं जा सकते। उनकी संस्कृति में आप दखल अंदाजी नहीं कर सके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर हुआ, गोवा में आप जाएंगे तो वहाँ उनका अलग विचार, वहाँ का अलग सिस्टम है, वहाँ का लोगों का अलग जो है नियम है। उसी प्रकार हमारे हर आप 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंतर्गत जाएंगे तो संस्कृति बदल जाती, भाषा बदल जाता है। सर, इसी विषय पर हम आपसे जानना चाहेंगे, UCC जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में, एक धर्मनिरपेक्ष देश में UCC कितना % लागू हो सकता है, लागू हो भी सकता है या फिर नहीं? क्या कहेंगे आप इस विषय में? सर, ये प्रयास है गवर्नमेंट का, केंद्र गवर्नमेंट का, और ये लागू होना कितना आसान है ये गवर्नमेंट भी, केंद्र गवर्नमेंट भी जाती है। बहुत मुश्किलों में, जैसे कि कश्मीर में एक धारा उसने कानून चेंज किया, वो चेंज करना, उसको क्रिया जमीन में लाना, ये दोनों बहुत अलग अलग बात है। आगे 2 साल अभी सिर्फ चुनाव है देश में, इसी बीच में इसको भी लागू करें, ये वोट बैंक की राजनीति है सर। सभी जातियां इससे सहमत नहीं होंगी। गणेश यादव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे मुंगेली जिला के बारे में, क्योंकि आप मुंगेली जिला से बिलोंग करते हैं और यहीं पर आप राजनीति करते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बिलोंग करते हैं। गोड़ों की भूमि की अगर बात करें, ST SC OBC भोले भाले लोगों की जमीनों की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े दलाल हैं जिनके द्वारा जमीनों को इनसे लूट कर दलाली की जाती है और इनके कारनामों की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को भी ये खरीद कर उनको दलदल में ढकेला जाता है और जब ये इनकी बातों को नहीं मानते हैं तो इनके ऊपर नाना प्रकार के लांछन लगाते हैं। तो गोदी मीडिया, अगर हम मुंगेली की बात करें तो गोदी मीडिया जो अब इन प्रॉपर्टी डीलरों की गोद में जा बैठी है, ऐसे मीडिया और ऐसे दलालों के बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, ये घोटाला वाला जो शब्द है ना, भाजपा के समय से ही चलते आ रहा है, उसका देखिए देखिए कांग्रेस कर रहे हैं। क्योंकि मैं मुंगेली का रहने वाला हूँ, मुंगेली में भी अवैध प्रॉपर्टी डीलर लोग हैं, कहीं कभी कहीं जमीन काट के कहीं कहीं बेच रहे हैं। उसमें हमारे मुंगेली के जो पत्रकार हैं या बाहर के जो पत्रकार हैं, ये पत्रकार लोग भी विशेष अगर ध्यान देते शुरू से, अभी आप देख लीजिए पड़ाव चौक, शिक्षक नगर, बिलासपुर रोड, रायपुर रोड, ऐसे पंडरिया रोड, सब जगह प्लाट कटिंग और सभी जगह 2-2 3-3 मंजिल का बिल्डिंग बन चुका है। उस समय अगर पत्रकार लोग हो या यहाँ के नेता लोग विशेष ध्यान देते तो ये नौबत ही नहीं आता। शासन को भी चाहिए, यहाँ के कलेक्टर को, SP को, SDM को, सभी को चाहिए था कि यहाँ पे अवैध अगर कॉलोनाइजर है, अवैध प्रॉपर्टी डीलिंग हो रहा है तो वो लोग इसमें विशेष कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये लोग विशेष कार्रवाई तो कर नहीं रहे हैं। बस कुछ पत्रकार हैं जो सही हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं, जो गलत पत्रकार हैं उनके चक्कर में वो लोग अगर सही सही अपना जांच करवाते, अपना प्रेस में देते, पत्रकारिता में दिखाते कि नहीं यहाँ गलत हो रहा है, तो विशेष कार्रवाई हुआ रहता। अब जिनको क्या है, लड्डू पेड़ा मिल जाता है सर,
वो लोग चुप हो जाते हैं। जिनको नहीं मिल रहा है या तो फिर उनको मिल रहा होगा, कम मिल रहा होगा, इसलिए वो लोग कार्रवाई करने के लिए जगह जगह अधिकारी कर्मचारी के यहाँ घूमते रहते हैं। गणेश यादव जी, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे, जब बहुत सारे मुद्दों को लेकर जब आप अधिकारियों के बीच जाते हैं तो उनका रवैया कैसा आप देखते हैं, क्योंकि आरोप लगते हैं अधिकारियों के ऊपर कि वे सुस्त हैं। देखिए सर, आप मुंगेली की अगर जानकारी लेंगे तो मुंगेली में राजनीति हावी है, और इन लोग जो अधिकारी कर्मचारी लोग जो सुस्त रवैया अपना रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है इनके जो सचिव हैं रायपुर के संचालय में जो बैठते हैं, वो लोग बड़े बड़े मंत्री के आसपास घूम रहे हैं। उनको तो लोकल एरिया में घूमना नहीं है। मुंगेली में ही जिसको प्रभार दिया गया है, जिस सचिव को, वो कितने बार मुंगेली दौरा किए हैं, अगर आप उसका जांच करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। उनका ही यहाँ पे लगाम नहीं है यहाँ के अधिकारी कर्मचारी के ऊपर, तो स्वाभाविक बात है ये लोग तो बेलगाम होंगे ही। मैं खुद जन दर्शन में और कई जगह आवेदन दिया हूँ सर। कलेक्टर साहब बिल्कुल कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को बोलते हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी कभी पटवारी नहीं आए, कभी आर नहीं आया है, तो कभी और कुछ प्रॉब्लम है, कभी छुट्टी में चले गए, और ऐसे भी इतना ज्यादा छुट्टी हो गया है, आए दिन के लोग बैठते ही नहीं है, और फिर अधिकारी के साथ मीटिंग इनका अलग। आप सुबह से गए रहो, अधिकारी एक बार मीटिंग लेने के लिए कर्मचारियों को बुला लिए ना, तो आप 4 घंटा बैठोगे उनसे मिलने। राकेश कौशल जी, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे, प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर वकील खेमा क्या समझता है, वकील खेमा इसको कैसा देखता है, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर, इनके सुस्त रवैये को लेकर? छुट्टियों के कारण कभी अधिकारी दौरे में है, कभी उसके कारण जो है प्रकरण का निराकरण नहीं हो पाता। इससे पूरी जनता जो है बहुत ज्यादा दुखी है। हम लोग भी परेशान रहते हैं, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग भी शिकायत करते हैं, आंदोलन करते हैं। गलत होता है उसके अगेंस्ट में बिल्कुल हमारे द्वारा आवाज उठाया जाता है, और कई बार अधिवक्ता संघ ने भी आवाज उठाई है छत्तीसगढ़ स्तर पे कि न्यायालयीन प्रोसीडिंग जो है इसको यहाँ से हटा दिया जाए, सिर्फ ये लोग प्रशासनिक कार्य करें, जितने भी न्यायालयीन कार्य है वो जो सिविल कोर्ट को दे दिया जाए। ऐसा भी हमारा मांग था, ताकि निरंतर इनका काम होता रहे, परंतु ऐसा भी हुआ नहीं है, और निश्चित तौर से जितने भी नागरिक हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जियाउद्दीन खान सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से देखा जाता है कि चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, बातें कही जाती है कि पैसों की भीषण कमी है, पैसों की तंगी है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, परंतु जैसे ही तीज त्योहारों की बारी जब आती है तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जमकर पैसे उड़ाए जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से तीज त्योहारों को मनाया जाता है। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? सर, जैसा देश वैसा भेष, जैसा राजा वैसी प्रजा, ये कहावत है, और आदमी को हालात के हिसाब से बदलना चाहिए। हमने देखा है कि देश में पहले 26 जनवरी, 15 अगस्त बड़े धूमधाम से खर्चों से, गवर्नमेंट के खर्चों से कराए जाते थे। उसके बाद कुछ राज्यों के कुछ त्यौहार मनाए जाते थे। अभी हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि यूपी में बहुत लंबे लंबे खर्चों के साथ त्यौहार मनाए जा रहे हैं, जोत जलाए जा रहे हैं, कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा में बसें लगाई जा रही हैं, उनकी सुरक्षा में आदमी लगाए जा रहे हैं, खाने का अरेंजमेंट कराया जा रहा है, उनके ठहरने के, रुकने के लिए इंतजाम करो, वहाँ डॉक्टर लाओ, वहाँ खाने पीने का अरेंजमेंट करो। तो उसका असर तो छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन दूसरे राज्यों में जैसी सहयोग सरकारें दे रही है, तो निश्चित है कि दूसरे राज्य को उसको देखकर कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। उस पर भूपेश सरकार लगभग सफल दिख रही है। पूर्व में भी उसने हरेली, गेड़ी चढ़ने वाला त्यौहार और स्नान और सुवा नाच वाला प्रोग्राम, ये सारे छत्तीसगढ़ के त्यौहार हैं जिनको उन्होंने धूमधाम से मनाया था। और फिर अब वो समय आ रहा जिसकी लगभग भूपेश जी ने बधाई भी दी है, उसको याद भी दिलाया लोगों को कि वो समय हमारे पास आ रहा है, तो निश्चित है खर्च करेंगे। सर, आप तीनों से मेरा अंतिम सवाल है कि जिस प्रकार से प्रदेश की अगर बात करें, 23 साल का यह प्रदेश हो चला है और हमारे बीच तीन मुख्यमंत्री सामने आ चुके हैं, चाहे अजीत जोगी की बात करें, रमन सिंह की बात करें और अब भूपेश बघेल की बात करें, तो तीनों के कार्यकाल पर मैं आप तीनों से चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालें, इनके द्वारा प्रदेश के विकास में किस प्रकार की भूमिका अदा की गई। जी। जनता की दृष्टि से, किसान की मानसिकता अगर देखी जाए तो भूपेश सरकार से किसान खुश है।
और अभी जो भूपेश सरकार ने वैकेंसियां निकाली हैं उससे ऐसा लग रहा है कि युवा भी खुश है अगर ये सफल हो गई उसके बचे समय में। बीजेपी गवर्नमेंट 15 साल रही, निश्चित ये तो प्रमाण है इसका कि 15 साल सत्ता चलाना मतलब जनता खुश रही उससे। 2.5 साल का समय मिला योगी सरकार को छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद, तो उससे जो स्थिति रही वो कुछ क्लियर नहीं हो पाई क्योंकि वो तत्काल चुनाव हार गए बुरी तरीके से, उसको रमन सिंह ने पटक दिया। अब सरकारी आंकड़े पे हम आते हैं कि सरकारी आंकड़े में योगी सरकार जब सत्ता में थी तो क्या स्थिति थी छत्तीसगढ़ की, रमन सरकार की 15 साल में क्या स्थिति थी और भूपेश सरकार में क्या स्थिति है। रमन सरकार के 15 सालों में कोई भी ऐसे हालात छत्तीसगढ़ में नहीं बने थे कि व्यवस्था खराब हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, जबकि भूपेश सरकार में कोरोना मायने रखा, कोरोना आ गया बीच में, कहा जा सकता है कि थोड़ी सी उससे स्थिति खराब हुई, लेकिन योगी सरकार के जो 2.5 साल थे वो सरकारी आंकड़े के हिसाब से सबसे सफल सरकार चलाने वाले योगी सरकार का दिन था। रमन सरकार में तो पूरे लॉस में चले गए थे हम, जब सत्ता उनके हाथ से गई तो कर्जे में थी राज्य। भूपेश सरकार में भी कर्जा है और कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तक कि जब भूपेश सरकार सत्ता लिए हाथ में तो किसी राजनीतिक पार्टी के एक नेता के द्वारा उन्हें सहयोग भी दिया गया ताकि वो सत्ता को शुरू कर सके, चला सके। ये स्थिति थी जब रमन सरकार 15 साल में सत्ता छोड़ी, लेकिन आज कर्जे की स्थिति और बढ़ती चली गई है, बढ़ती चली गई। भूपेश सरकार भी कर्जे में डाली है राज्य को, ये स्थिति में। देखिए जोगी जी अच्छा काम किए। आप गौरेला पेंड्रा से जलेश्वर महादेव अमरकंटक एरिया जाएंगे तो उन्होंने पहाड़ के ऊपर रोड वगैरह निर्माण किया है, लोगों के लिए बहुत सारे काम किए, जोगी पट्टा भी बांटे हुआ। जोगी जी एक गलत काम किए थे, सबको साथ में लेके नहीं चले, वो सब को अपने तरफ खींचने की कोशिश किए, चाहे कोई भी पार्टी के हो, कोई भी संस्था हो, सब उसके पास आए, इस वजह से जोगी जी चले गए। रमन सिंह जी जो है काम तो अच्छा किए, केंद्र से पैसा लाए, रोड निर्माण किए और बहुत सारा अच्छा अच्छा काम किए, लेकिन उनके में भी सर बहुत सारा कमियां थी। आप नया रायपुर जाके देखिए, वहाँ की जमीनों को जाके देखिए, लोगों को लीज की राशि या फिर जो अमाउंट देना चाहिए लेने के लिए वो अमाउंट नहीं दिए, लोगों में बहुत सारी नाराजगी थी। भूपेश बघेल जी आए और बोले कि किसानों को कर माफ करेंगे, वो अगर अभी जांच करवाए ना तो मेरे ख्याल से 50% लोगों का ही कर्जा माफ हुआ होगा, पूरे लोगों का नहीं हुआ है। कोई भी देश राज्य जो है विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। रोड, पानी, सड़क, बिजली तो ये स्वाभाविक है, बनेगा ही, चाहे किसी का भी गवर्नमेंट हो। सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि देश के नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। जो हमारा संविधान कहता है कि सामाजिक समानता और आर्थिक समानता की जो बात कही गई है वो कितना समानता आया है समाज में और लोगों की आर्थिक स्थिति में कितनी समानता आई है लोग, लेकिन वो स्थिति परिवर्तन हमें देखने को आज आज़ादी के बाद भी नहीं मिलता, क्योंकि आर्थिक असमानता बढ़ रही है, बहुत भारी मात्रा में बढ़ रहा है, और सामाजिक असमानता भी बढ़ रही है। जाति द्वेष जो है वो बढ़ रहा है और आर्थिक असमानता भी बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि ये सरकार जो है आज तक इस खाई को पाटने में पूर्णतः असमर्थ रही है। देश को ऐसा सरकार और राज्य चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है उसको दूर कर सके और लोगों में सामाजिक समानता और आर्थिक समानता इस देश के अंदर में ला सके। ऐसी सरकार की मैं उम्मीद करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ 3 दिग्गज मौजूद थे। राकेश कौशल जी जो कि एडवोकेट हैं, जियाउद्दीन खान सर जो कि शिक्षक हैं, पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और गणेश यादव जी जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बिलोंग करते हैं और क्षेत्रीय राजनीति में लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये तीनों की विचारधारा आपने देखा और आपको इनकी विचारधारा कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। नमस्कार।